हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज 7 to 13 ऑफ जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। और आप जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूं कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो पहली न्यूज़ हमारे पास है कि इंडिया ने 750 टाइगर खो दिए हैं 2012 से 2019 के बीच में। देखिए, टाइगर की बात करूं अगर मैं, तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही आपको मिलती है। तो 2012 से 2019 के बीच में 750 टाइगर्स की डेथ हुई है, ऐसा हमें एक आरटीआई के थ्रू, राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें पता चला है क्वेरी में। एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कैजुअलिटीज़ कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर्स है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में मिलते हैं? दैट इज इन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को टाइगर टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। और टाइगर की जब मैं बात करता हूँ, ये टॉप ऑफ द फूड चेन है, पता ही होगा ना। फूड चेन के टॉप में हमारे पास कौन होता है? टाइगर होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। ओके, इसीलिए टाइगर को क्या बोला जाता है? अम्ब्रेला स्पीसीज। ओके, और मध्य प्रदेश में भी मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा टाइगर जिस सेंचुरी में मेनली मिलते हैं हमें, वो है पेंच सेंचुरी। PENCH, पेंच सेंचुरी, दैट इज इन मध्य प्रदेश। चलो, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करो अब। टाइगर के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अभी हमने टाइगर स्टेट की बात की, वो मध्य प्रदेश है। अब मैं पूछ रहा हूँ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नेम द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। किस शहर को हम टाइगर कैपिटल के रूप में जानते हैं? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास नागपुर। जी हाँ, नागपुर इज नोन टू बी टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास न्यू चेयर ऑफ बाफ्टा। बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो ये हमारे पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। नाम से ही पता चल रहा है इंग्लैंड से रिलेटेड है। ओके, इंग्लैंड और यूके से, यू कैन से। तो इसके जो नए चेयर बने हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, कृष्णेंदु मजूमदार। ओके, पहले कोई इंडियन ओरिजिन से चेयर हमारे पास बने हैं। सो यूके ओरिएंटेड बाफ्टा के। बाफ्टा हर साल स्टूडेंट क्यों जाना जाता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाफ्टा की तरफ से हर साल फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड दिए जाते हैं। तो चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि 73rd बाफ्टा अवार्ड जो भी रिसेंटली दिए गए थे कुछ महीने पहले, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? 73rd बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? ओके, करेक्ट आंसर है हमारे पास 1917। याद रखेंगे, 1917 मूवी का नाम है यहाँ पर, जो हमारे पास वॉर के ऊपर बेस्ड एक मूवी थी, वर्ल्ड वॉर के ऊपर बेस्ड। 1917 तो दैट इज डिक्लेयर्ड एज बेस्ट फिल्म एट बाफ्टा 73rd बाफ्टा अवार्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड पेस्ट डे। सो वर्ल्ड पेस्ट डे स्टूडेंट ऑब्जर्व किया जाता है 6 जून को। तो पेस्ट की जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये जो पेस्ट है सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुँचाते हैं? आपको पता ही है, हमारे पास एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाया जाता है पेस्ट के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि वर्ल्ड पेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज 6 जून को। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 30% क्रॉप को हर साल पेस्ट डैमेज कर देते हैं। जी हाँ, 30% क्रॉप को हर साल पेस्ट जो है डैमेज कर देते हैं। और हमारे पास कई तरह की क्रॉप्स होती है, जैसे रबी और खरीफ का तो आपने नाम सुना ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैद क्रॉप्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ZAID, Zaid crops. So which type of crops is known as Zaid crops? ZAID. ओके, जैद क्रॉप्स का जब भी मैं रेफरेंस लेता हूँ तो इसका मतलब होता है द क्रॉप्स ग्रोन इन समर। जैसे कुकम्बर है, वाटरमेलन है, तो इन सबको हम जैद क्रॉप्स में कंसिडर करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। देखिए, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने क्या किया है, हमारे पास 13 साल की एक गर्ल है नित्रा,
इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है पुअर लोगों के लिए, क्योंकि देखिए गरीब होते हुए भी इन्होंने अपने फादर की एनकरेजमेंट पर अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी की, एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। ओके, और इवन इनके फादर जो हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं है, पुअर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत सी फैमिलीज़ की हेल्प की। ओके, सो दैट्स वाई आपने याद रखना है कि यूएनएडीएपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने किसको हमारे पास अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वो है नेत्रा। यूएन की स्टूडेंट कई सारी एजेंसीज अलग अलग लेवल पर एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं, जैसे यूनिसेफ हमारे पास है, यूनिसेफ का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यूनिसेफ ने किसको भारत में अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया हुआ है। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर इन इंडिया। ओके, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर हैं स्टूडेंट हिमा दास, द वेल नोन स्प्रिंटर। ओके, हिमा दास एक बहुत ही जानी मानी हमारे पास एथलीट हैं भारत की। ओके, तो इनको हमारे पास यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। देखिए स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश ने एक बड़ा ही एक अच्छा डिसीजन लिया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। तो इन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, आंध्र एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, और ये हमारे पास अनाउंसमेंट हुई वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो 6 प्रिंसिपल थे उनका यूज़ किया जाएगा, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीडिज़ाइन, रीफर्बिश एंड रीमैन्युफैक्चर। देखिए स्टूडेंट, जब मैं बात करता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट की, तो भारत एक बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वेस्ट भी बड़े लेवल पे प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस वेस्ट को अपना एक फ़ायदा बनाएं या अपने लिए एक प्रॉब्लम उसको बना ले। तो जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा कि इंडियन रेलवे जो है वो बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। उसने क्या किया, पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया। जी हाँ, जो वेस्ट होता है, डेली वेस्ट जो निकलता है, उससे एनर्जी बनाई जाएगी। एनर्जी प्लांट लगाया कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो आपने याद रखना है, क्वेश्चन तो मेरे लिए ये भी हो गया कि इंडियन रेलवे स्टार्टेड इट्स फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट विच प्लेस, सो दैट इज भुवनेश्वर उड़ीसा, जहाँ पर लगभग 500 किलो वेस्ट को प्रतिदिन हमारे पास किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, और गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं काम कर रही है कि हम यहाँ पर जो ये हमारी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट की, उसको सही से अचीव कर सके। वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैसे होता है, जैसे टेक द एग्जांपल, जैसे जोमेटो में या स्विगी में जो हमें फूड के जो पैकेजिंग मिलती है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है। आज की डेट में ये सबसे बड़ा हमारे पास वेस्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ जो है वो भारत से ख़त्म कर देंगे। आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट विच ईयर, बाय विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान टू इरेडिकेट का मतलब खत्म करना, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट गोइंग टू इरेडिकेट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम इंडिया बाय विच ईयर। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट डिसीजन लिया है 2022 तक। और देखो स्टूडेंट, ये कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं जो आप यूज़ एंड थ्रो कर देते हो, तो ये भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही है। तो यानी कि 2022 तक आपको इसमें भी बहुत बड़े लेवल पे चेंज दिखाई देगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान चलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 2022 तक हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो यूजेज होता है भारत में उसको ख़त्म कर देंगे। ओके, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट हमारे पास FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने फूड सेफ्टी इंडेक्स दिया है स्टेट के लिए, मतलब कि किस स्टेट में जो फूड को लेकर जो मैनेजमेंट होती है, जो स्टैंडर्ड्स है वो कितने हाई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बड़ी स्टेट्स में टॉप किया है गुजरात ने, और छोटी स्टेट्स में टॉप किया है हमारे पास गोवा ने। सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखेंगे, FSSAI हमने ये सब कब किया, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हमारे पास कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 जून को। याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 जून। FSSAI के बारे में स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, इसके CEO हैं अरुण सिंघाल,
अभी रिसेंटली चेंज हुए थे। इसके सीईओ कौन है? अरुण सिंघाल। 2011 में ये एफडब्ल्यूएसआई बॉडी बनी थी। ओके, 2011 से ये क्या कर रही है? फूड को रेगुलेट करने का काम कर रही है। लाइक टेक द एग्जांपल, स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए। फूड को रेगुलेट करना, जैसे कि मार्केट में जो भी पैक्ड फूड आइटम आता है, जो भी खाने पीने का सामान पैक होकर आता है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत में किसकी है? एफडब्ल्यूएसआई की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसने स्टूडेंट अभी रिसेंटली, याद रखेंगे, अभी रिसेंटली एक मूवमेंट स्टार्ट की थी भारत में। कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? ईट राइट मूवमेंट। याद रखेंगे, इसने अभी रिसेंटली एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, ईट राइट मूवमेंट। ईट राइट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो भारतीय जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो सॉल्ट और शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्ट और शुगर उनके फूड में होता है, उसको कम करना। तो यहाँ पर टारगेट रखा था गया था, ईट राइट मूवमेंट का टारगेट क्या था? ईट राइट मूवमेंट, ओके, एफडब्ल्यूएसआई की, टू कट सॉल्ट शुगर एंड ऑयल कंजप्शन इन इंडिया बाय 30%। भारत में सॉल्ट शुगर और ऑयल की कंजप्शन को 30% कम करें अगले 3 सालों में। तो इसके लिए आपने देखा होगा टेलीविजन पर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं कि अपने फूड में आप शुगर का इंटेक कम कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि एफडब्ल्यूएसआई की जो ईट राइट मूवमेंट है उसके एम्बेसडर कौन है? हु इज द एम्बेसडर? एम्बेसडर का मतलब उसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह कौन करते हैं? हु इज द एम्बेसडर ऑफ ईट राइट मूवमेंट ऑफ एफडब्ल्यूएसआई? ओके, एम्बेसडर हैं ईट राइट मूवमेंट के राजकुमार राव, जो एक फेमस एक्टर है राजकुमार राव। अगर आप थिएटर में, जैसे अभी तो थिएटर्स क्लोज हैं, लेकिन जैसे हमारे पास लॉकडाउन से पहले जो मूवीज़ वगैरह आती थी वहाँ पर भी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती थी राजकुमार राव की। सो ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ ईट राइट मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड कोविड बीप ऐप। देखिए यहाँ पर एक ऐसी ऐप लॉन्च की गई है जिसके थ्रू क्या होगा? ऑक्सीजन, वाइटल इन्फॉर्मेशन और जो भी हमारे पास अफेक्टेड पेशेंट है उसके बारे में पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास डॉक्टर्स को मिलती रहेगी। ओके, तो इससे क्या क्या होगा कि पेशेंट की हालत के ऊपर सही से नज़र रखी जा सकेगी टाइम टू टाइम विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाए। तो कोविड बीप ऐप रिसेंटली लॉन्च की गई है। आपको मैं स्टूडेंट ये भी बताना चाहूँगा हमारे पास कि आपने याद रखना है कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कोरोना वायरस को टैकल किया है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने क्या एक डिसीजन लिया, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे पास एक काम किया। उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि ट्रू नेट क्या है? ट्रू नेट मशीन्स, TRUNAAT, ट्रू नेट मशीन्स को सभी हॉस्पिटल्स में लगा दो। अब ये ट्रू नेट मशीन्स हैं क्या? ये हमारे पास कोरोना वायरस का टेस्ट करने वाली मशीन्स है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रू नेट, TRU स्पेस NAAT, ट्रू नेट मशीन्स। ये क्या काम करती हैं स्टूडेंट? ये हमारे पास कोरोना वायरस का टेस्ट कंडक्ट करती हैं और 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दिया है कि यूपी के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अस्पतालों में ये मशीन इंस्टॉल की जाए ताकि कोरोना वायरस के पेशेंट्स का टेस्ट जल्दी हो सके। तो दैट इज वन ऑफ द गुड स्टेप, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन आप देखिए तो ये ब्राज़ील के लगभग इसकी पॉपुलेशन है यूपी की, लेकिन केसेस अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है यूपी के अंदर। ओके, आप मुझे स्टूडेंट ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है, ओके, कोरोना वायरस के चलते, ताकि पेशेंट्स के ऊपर मॉनिटरिंग की जा सके। जल्दी से ऐप का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐप लॉन्च की गई है रिसेंटली। ओके स्टूडेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने याद रखना है ऐप लॉन्च की है घर घर निगरानी ऐप लॉन्च बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, CM ऑफ पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। स्टूडेंट यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की, एनवायरमेंट को लेकर कौन सी कंट्री कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। तो आपको बता दूं कि इसमें हमारे पास 180 कंट्रीज़ को कंसिडर किया गया था, जिसमें इंडिया का रैंक बहुत ही पीछे है, 168 रैंक। ओके, येले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिपोर्ट निकाली गई थी। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 168। टॉप किस कंट्री ने किया है? टॉप किया है स्टूडेंट डेनमार्क ने। टॉप किया हमारे पास किसने? डेनमार्क ने। ओके, एनवायरमेंट को लेकर स्टूडेंट जब भी मैं बात करता हूँ, पहली बात तो याद रखना वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है। सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5
जून को। और एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी पूरे वर्ल्ड में काम करती है दैट इज़ यूएनईपी। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी जो वर्ल्ड वाइड काम करती है दैट इज़ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी कीनिया में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी कीनिया। चलो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी सारे समझौते होते रहते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो उनमें से एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट में किस चीज़ से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिलेशन किस चीज़ से है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का रिलेशन है ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन को लेकर। ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे जिनको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, ओजोन लेयर आपको पता है ना, अर्थ को यूवी रेस से बचाती है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो हमारे पास जावेद अख्तर जो हैं उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। पहली बार किसी भारतीय को मिला है, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है, तो एक बार बस इसको याद रख लेना कि किस भारतीय को ये अवार्ड मिला है। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड हमारे पास मिला है जावेद अख्तर को, दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक अच्छी खबर, और अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे पास आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है आबू धाबी की एक कंपनी। ओके, तो इसने भी क्या कहा है कि वो जियो में शेयर खरीदेगी। तो ये आप न्यूज़ देख सकते हैं कि लगातार मैं आपको ऐसी न्यूज़ पिछले कई हफ्तों से बताता जा रहा हूँ कि इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया। तो इसको ओवरऑल समराइज करते हुए मैं आपको बता दूं कि जियो में पिछले कुछ समय में 21.6% जो शेयर्स हैं वो बिक चुके हैं। आप समझिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें पिछले 1-1.5 महीने की, तो जियो के लगभग 21.6% शेयर बिक चुके हैं, जिससे जियो को लगभग कितने पैसे मिले हैं, 97,000 करोड़ ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं फिगर मेंशन है, 8वीं बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और जियो को लगभग हमारे पास 97,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। क्योंकि देखो 10% शेयर, 9.9% शेयर तो फेसबुक ने खरीद लिए थे। उसके बाद ये बाकी की कंपनीज आप देख सकते हैं, रेड कलर में मेंशन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो किस किस ने इन्वेस्टमेंट की है, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, जर्नल एटलांटिक, KKR एंड हाँ जी मुबादला की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, याद रखेंगे ये आबू धाबी बेस्ड एक कंपनी है। मुबादला जो है ये भी आबू धाबी बेस्ड कंपनी है। तो जनरली आबू धाबी और यूएसए की कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की है, ये आप याद रखेंगे। जियो की मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि टेलीकॉम ऑपरेटर है, और ये LTE सर्विस प्रोवाइड करता है, LTE नेटवर्क, पूरे नेशनल लेवल पर LTE नेटवर्क प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज LTE, आप मुझे LTE की फुल फॉर्म बताएंगे स्टूडेंट, फुल फॉर्म ऑफ LTE। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। उसके लिए वर्ड यूज होता है, LTE की जो फुल फॉर्म है दैट इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि जियो को लगातार इन्वेस्टमेंट मिल रही है, और ये एक अच्छा साइन है जियो के लिए, क्योंकि उससे ये जो कंपनी है वो डेट फ्री हो जाएगी, कोई इसके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया गया 8 जून को। थीम याद रखेंगे इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। फिर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, मैंने भी थोड़ी देर पहले हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी की बात की थी, तो ये भी आपने याद रखना 7 जून को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ओके, सो जो थीम रही वो रही फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ओके, अगर हम स्टूडेंट बात करें, यहाँ पर हमने ओशन की बात की है ना, वर्ल्ड ओशन डे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन कौन सा है। कमेंट सेक्शन में जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट एंथम स्टेटस टू बंदे उत्कल जननी। देखिए पहली बात तो आपको ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट,
उड़ीसा के लिए हम उत्कल वर्ड यूज़ करते हैं। उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे नेशनल एंथम में, नेशनल एंथम जनगण मन में उत्कल वर्ड आता है। तो उत्कल वर्ड किसके लिए है? दैट इज़ फॉर उड़ीसा। सो उड़ीसा ने अपना एक स्टेट एंथम का स्टेटस दिया है किसको? वंदे उत्कल जननी। तो ये आप याद रखेंगे। रिसेंटली हमारे पास ये अप्रूवल दिया है किसने? चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, जो कि कौन है? नवीन पटनायक जी। बीजू जनता दल से हैं, बीजेडी पार्टी है इनकी, बीजू जनता दल। ओके, ये हमारे पास वंदे उत्कल जननी ये लिखा किसने था? उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, दैट इज कांताकाबी लक्ष्मीकांत मोहापात्रा। ओके, नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जनगण मन की, क्योंकि हमारा नेशनल एंथम तो जनगण मन है ना, इंपॉर्टेंट तो वही है ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा कि जनगण मन को एज नेशनल एंथम हमने कौन सी डेट को अडॉप्ट किया था? वी अडॉप्टेड जनगण मन एज नेशनल एंथम ऑन विच पर्टिकुलर डेट? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया। 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया ने पहला कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज यहाँ पर बनाने की बात की है। ओके, सो ये वर्ल्ड का सेकंड, इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, उसने क्या कहा कि एक कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनेगा। जैसे हमारे पास शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, तो इसी तरह से कोल एक्सचेंज पे क्या होगा कि कंपनीज को एक ऑप्शन होगा कि वो ऑन द स्पॉट कोल की परचेजिंग कर सकें। कोयले का यूज़ सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ होता है स्टूडेंट? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है। ओके, और भारत की जो सबसे बड़ी कोयला बनाने वाली कंपनी, कोयला प्रोड्यूस करने वाली, सॉरी, प्रोडक्शन में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जो सप्लाई करती है कोल सारी स्टेट्स को ऑलमोस्ट। अब एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे, ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रेड कलर पे, वो मेंशन मैंने किया है कि 2024 तक हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 बिलियन टन कोल की प्रोडक्शन करना। ओके, 1 बिलियन टन कोल की प्रोडक्शन करना, ये हमारा टारगेट है। ओके, और कोल बेसिकली हमारी एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करता है, और मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में बताया है 4 टाइप का मेनली कोल होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। कोयले की 4 प्रकार होती हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट होता है, और सबसे जो चीप क्वालिटी कोल होता है वो पीट होता है, PEAT। ओके, चलिए आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। विच सिटी इज नोन एज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास, याद रखेंगे, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है धनबाद। जी हाँ, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट हमारे पास 56 स्कूल्स टू बी रिकंस्ट्रक्टेड इन नेपाल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर नेपाल के अंदर 56 नए स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। अब आप कहोगे कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों करने जा रही है? नेपाल ने तो अभी नया मैप जो जारी किया है उसमें उसने इंडिया के एरियाज़ को अपना बताया है, तो इस समय पे क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये अनाउंसमेंट स्टूडेंट पहले ही हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कुछ समय पहले अर्थक्वेक आया था जहाँ पर नेपाल को बहुत नुकसान हुआ था, तो उस समय ही हमने एक गुडविल जेस्चर दिखाते हुए, एक यहाँ पर अच्छी कंट्री का रोल अदा करते हुए हमने कहा था कि हम वहाँ पर 56 हाई सेकेंडरी स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन अपने पैसों से करेंगे। ओके, जिसके लिए इंडिया खर्च करेगा 2.95 बिलियन नेपाली रुपीज़। ओके, सो गवर्नमेंट ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया था, लेकिन नेपाल कहीं भी अच्छा जेस्चर नहीं दिखा रहा, वो हमारे एरियाज़ को अपना क्लेम कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था, इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड हुई थी थ्रू ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली की संधि के द्वारा। सगौली एक जगह का नाम है जो कि बिहार में है। ट्रीटी ऑफ सगौली जो कि लागू कब हुई थी? 1816 में, 1816 में एग्जीक्यूशन में आई थी द ट्रीटी ऑफ सगौली, जो डिसाइड करती है बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ जो इंटरेस्टिंग बनता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी राइट नाउ, कि जब ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई इन द ईयर 1816, हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सिंपल सा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल?
क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट नहीं आई थी, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही पूछूंगा मैं। हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट टाइम। ओके, वर्ल्ड बैंक ने स्टूडेंट क्या कहा है कि वो हमारे पास कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए ग्रांट करेगा। ओके, 1950 करोड़ एक अच्छी खासी अमाउंट है, तो वेस्ट बंगाल सरकार को दी जाएगी। ओके, अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 से काम कर रहा है, करंट प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास। ओके, याद रखेंगे करंट प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मेलपास। एमडी और सीएफओ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंडियन है अंशुला कांत जी। ओके, तो वर्ल्ड बैंक में जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट संभाल रही हैं वो है अंशुला कांत। ओके, हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का मैंने बताया हुआ है आपको, कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का जो सबसे मेन ऑर्गन है वो है आईबीआरडी। इसके 5 ऑर्गन हैं, उनमें सबसे मेन ऑर्गन है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आईबीआरडी के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर विद आईबीआरडी? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है 189 मेंबर कंट्रीज। आईबीआरडी के टोटल 189 मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को मिलाकर। नेक्स्ट हमारे पास डोमेस्टिक ट्रिप ट्रैवल इंश्योरेंस। देखिए स्टूडेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस इंडियंस पसंद नहीं करते, इंडियंस के लिए कॉमन नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। मान लीजिए आप कहीं किसी दूसरी कंट्री में गए और वहाँ पर आपको कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ गया जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है। लेकिन अभी तक भारत में कोई डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं था। इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस तो अवेलेबल था, डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं था। जैसे मैं हरियाणा से अगर गोवा जा रहा हूँ तो उसका कोई इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहली बार डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रिप इंश्योरेंस बेसिकली, ट्रिप इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और फ़ोनपे के द्वारा। फ़ोनपे की अगर मैं बात करूँ, ये फ़ोनपे का ओनर कौन है? फ़ोनपे फ्लिपकार्ट ओन्ड एक सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक इंश्योरेंस की कंपनी है। ओके, सो इंश्योरेंस को भारत में कौन रेगुलेट करता है? आपको पता ही है, इरिडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्लिपकार्ट के बारे में याद रखना, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? आपको पता तो होगा कि हमारे पास ये ऑनलाइन शॉपिंग की एक वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, और कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है राइट नाउ? कल्याण कृष्णमूर्ति। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? भार्गव दासगुप्ता। भार्गव दासगुप्ता इज द करंट एमडी ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट, ओके, नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल, इंडियन एंटरप्रेन्योर रंजीत कुमार को हमारे पास यहाँ पर नासा ने ऑनर किया है, नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था नासा को लेकर, वो नासा को बहुत ज़्यादा हेल्प उसने की। तो इसी वजह से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली नासा आपको पता ही होगा यूएसए की स्पेस एजेंसी है और वर्ल्ड की सबसे लीडिंग स्पेस एजेंसी मानी जाती है। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, उसने भी काफ़ी बढ़त दिखाई है। इसीलिए नासा ने इसरो के साथ मिलकर एक इमेजिंग सैटेलाइट डेवलप करने की बात कही थी, जिसके ऊपर काम चल रहा है। इंडिया और यूएसए बेसिकली एक इमेजिंग सैटेलाइट, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, मतलब कि जिससे अर्थ की इमेजिंग होती है, तो एक सैटेलाइट बना रहे हैं। उसका नाम अब ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, या सिंपल मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसरो और नासा एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उसका नाम बता दीजिए उस प्रोजेक्ट का। ओके, प्रोजेक्ट का नाम मैं स्टूडेंट आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है निसार, NISAR, निसार। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो निसार जो है एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, जिसके ऊपर काम चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अर्पित इंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए स्टूडेंट, अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड
ट्रांसपोर्टेशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लोग हमारे पास हिली एरियाज़ में हैं और उनकी कोरोना वायरस के चलते लेट से कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनको एयर लिफ्ट करने के लिए हमारे पास इस सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ करना शुरू किया है। ओके, तो आपने याद रखना है अर्पित बेसिकली है क्या जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है, दैट इज़ एयरबॉर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। सीधा सीधी फुल फॉर्म आप इसकी याद रखेंगे। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, इंडियन एयरफोर्स की जब मैं बात करता हूँ बहुत हेल्प कर रही है ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। और ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, आपको पिक्चर में जो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा होगा, इसके दो राउटर हैं, इसको बोलते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर। ओके, तो आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि चिनूक हेलीकॉप्टर हमने यूएसए से खरीदे हैं, इसको यूएसए की कौन सी कंपनी बनाने का काम करती है? चिनूक हेलीकॉप्टर्स को बनाने का काम कौन सी यूएस की एक कंपनी करती है? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, चिनूक को बनाने का काम जो है हमारे पास बोइंग नाम की कंपनी करती है, जो यूएसए की एक बहुत ही फेमस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेक्स्ट, ₹4,000 करोड़ एलोकेशन अंडर पीएमडीसी कंपोनेंट। पीएमडीसी क्या है? देखिए पहले तो आप याद रखेंगे पीएमडीसी इज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पीएमडीसी का मतलब है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद से हमारे पास ज़्यादा खेती। तो प्रधानमंत्री की एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें बेसिकली स्टूडेंट फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को पानी मिल सके। नाम से ही पता चल रहा है ना। और माइक्रो इरिगेशन पर फोकस है। माइक्रो इरिगेशन हमारे पास एक टेक्निक होती है, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट रही वो तमिलनाडु रही, जिसने हमारे पास मैक्सिमम एरिया को माइक्रो इरिगेशन के अंडर लेकर आए वो लोग। देखिए पानी की खपत हमारे पास ज़्यादा, जो नॉर्मल अगर खेती करें तो ज़्यादा होती है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर स्विच करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती जिसको हिंदी में बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पानी की ज़रूरत इतनी नहीं होती, पानी कम से भी काम चल सकता है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक अच्छे क्वेश्चन का आंसर देंगे। भारत में कौन सी स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा हासिल है? विच स्टेट इज नोन एज ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया? ओके, याद रखें हमारे पास सिक्किम इज नोन टू बी ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम स्टेट हमारे पास ऑर्गेनिक स्टेट कंसिडर की जाती है। ओके, 5th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग। स्टूडेंट हमारे पास याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये HRD हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारा मंत्रालय है उसकी तरफ से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग दी गई है अलग अलग कैटेगरीज में। 10 कैटेगरीज में रैंकिंग दी गई है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की। तो अगर मैं बताऊं ओवरऑल रैंकिंग मतलब हर चीज़ को अगर हम कंसिडर करें तो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किसने किया है? IIT मद्रास ने। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है IIT मद्रास ने, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ये सेकंड नंबर पे रहा, और IIT दिल्ली थर्ड नंबर पे। और अगर हम बात करें टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी, देखिए वो ओवरऑल रैंकिंग है। अगर पेपर में पूछ ले कि टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी किसको डिक्लेयर किया गया, तो दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को हमारे पास टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन हमारे पास 29% बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। एक अच्छी खबर, हमारे पास एशियाटिक लॉयन की बात करूं स्टूडेंट तो सिर्फ भारत में ही मिलता है एशियाटिक लॉयन। और भारत में भी कहाँ मिलेगा आपको? गिर सेंचुरी में। गिर सेंचुरी जो कि कहाँ है? गुजरात में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एशियाटिक लॉयन। तो यहाँ पर जो इसकी पॉपुलेशन है वो पिछले कुछ टाइम में बढ़ गई है, 674 हो गई है हमारे पास 2020 में। तो एक अच्छा साइन है हमारे पास, एक पॉजिटिव साइन है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मेंशन है स्क्रीन के ऊपर। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट, एशियाटिक लॉयन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। टाइगर अलग है, एशियाटिक लॉयन अलग है। एक समय में भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पर क्या हुआ? हंटिंग हुई टाइगर्स की भी और लॉयंस की भी। एंड इवन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो है चीता। चीता हमारे पास अलग होता है स्टूडेंट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम टाइगर एंड लॉयन।
टाइगर और लायन से अलग होता है चीता, और चीता तो भारत में ख़त्म ही हो चुका है। भारत में चीता अब एग्जिस्ट नहीं करता, भारत में आपको चीता नहीं मिलेगा। लेकिन ये पहले हुआ करता था, भारत में चीता पहले हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक प्लान बनाया है कि हम अफ्रीका की कंट्री है नामीबिया, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है मेरे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है, नामीबिया, वहाँ से हम अफ्रीकन चीता को भारत लेकर आएंगे और उसको भारत में फिर से बसाने का प्लान है। और कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो 2 क्वेश्चन मेरे लिए हो गए कि भारत अफ्रीकन चीता कौन सी कंट्री से लेकर आ रहा है? नामीबिया से। और भारत के किस राज्य में उसको बसाने का प्लान है? हमारे पास मध्य प्रदेश। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, तुरंत कस्टम अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम। हमारे पास ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वित्त मंत्रालय का, जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का काम करता है। जैसे एक्साइज है, जीएसटी है, उस सब के लिए काम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम, सीबीआईसी। तो इसने क्या किया है, तुरंत कस्टम नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है बेंगलुरु और चेन्नई में। जब कोई भी हमारे पास इंपोर्टेड चीज़ दूसरी कंट्री से आएगी तो उसको एकदम से क्लियरेंस मिलेगी। भारत में उसको एकदम से क्लियरेंस मिल जाएगी। पहले पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था जिसमें टाइम वेस्ट होता था, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम चलाया गया है। तो आपको याद रखना है कि तुरंत कस्टम भारत के कौन से 2 शहरों में स्टार्ट किया गया है? बेंगलुरु और चेन्नई। एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पे बात की जा रही है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है हमारे पास वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें भारत का जो रैंक रहा था 2019 में वो 68 रहा था। ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है कि किस कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सीबीआईसी के करंट चेयरमैन कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम? इसके चेयरपर्सन कौन है? ओके, अजीत कुमार इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी, याद रखेंगे, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हैं, लेकिन इस बार ये रैंकिंग्स हमारे पास होम मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने नहीं दी। ये हमारे पास किसने दी हैं? क्यूएस ने। क्यूएस यहाँ पे आप देख सकते हैं द ग्लोबल एजुकेशन एनालिस्ट, और इसने यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की 2021 की रिपोर्ट है ये भी याद रखेंगे। इसमें भारत के सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो टॉप 200 में जगह बना पाए। तो आपको शायद सुनकर स्टूडेंट हैरानी होगी कि टॉप 200 में भारत के सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूट अपनी जगह बना पाए हैं। अब ऐसा क्यों है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितनी फैसिलिटी मिलती है, प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आपके कैंपस विजिट कर रही हैं, उनका लेवल क्या है, स्टूडेंट टू टीचर रेशो कितनी है। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स के साथ ये रैंकिंग बनाई जाती है। तो इंडिया का जो रैंक है वो इसमें अच्छा नहीं है। तो टॉप किसने किया है? हमारे पास MIT ने। MIT हियर मीन्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने हमारे पास टॉप किया है। और याद रखेंगे कि हमारे पास जो टॉप इंडियन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले नंबर पे यहाँ पर IIT बॉम्बे जिसका रैंक है 172, सेकेंड नंबर पे हमारे पास ISC बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु जो है 185th पोजीशन पे, और IIT दिल्ली है 193rd पोजीशन पे। नेक्स्ट हमारे पास कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वे यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट कि किस शहर में रहना कितना हमारे पास महंगा है, कॉस्टली है। तो हमारे पास इस सर्वे में मर्सर एक ग्रुप है, इसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, मेंशन किया है, देखिए आप स्क्रीन पर। तो मुंबई जो है वो हमारे पास इंडिया में सबसे महंगी सिटी है, ओके, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका रैंक है 60th। वर्ल्ड वाइड कितना रैंक है? 60th मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ओके। और टॉप किसने किया है? पूरे वर्ल्ड में टॉप किया है हांगकांग ने। तो पूरे विश्व में सबसे महंगा शहर, जो रहने के लिए सबसे महंगा शहर है, वो कौन सा है? हमारे पास हांगकांग। अच्छा, हांगकांग की बात करें तो बहुत से लोग बोल देते हैं कंट्री है। क्या ये कंट्री है? नो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है चाइना की। चाइना के कंट्रोल के अंडर एक स्पेशल एरिया है। एक्चुअली इसके ऊपर पहले यूके का रूल हुआ करता था, लेकिन 1997 में यूके ने ये जो एरिया है वो ट्रांसफ़र कर दिया किसको? चाइना को।
अब चाइना को ये कहा गया था कि 50 ईयर्स तक ये जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट ही एक तरह से रहेगा, लेकिन 50 ईयर्स के बाद आप इसे अपना एरिया कंप्लीटली कंसिडर कर सकते हो। तो चाइना वेट कर रहा है 2047 का, 2047 का, ओके। और यहाँ के जो लोग हैं हांगकांग के, वो चाहते हैं कि चाइना उसे इंडिपेंडेंट कर दे, इंडिपेंडेंस दे दे और वो एक अलग कंट्री में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ये आप याद रखेंगे, ओके। चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, जहाँ तक अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो चीज़ें हमें देखकर पता चलता है। चलिए मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ ज्योग्राफी का। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो हमारे पास हांगकांग है वो हमारे पास कौन से रिवर डेल्टा के पास हमारे पास हमें मिलता है। जैसे गंगा रिवर डेल्टा सिस्टम है, ठीक है, तो कौन से रिवर डेल्टा के पास आपको हांगकांग देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, हांगकांग की मैं बात करूं तो हांगकांग आपको देखने को मिलेगा पर्ल रिवर डेल्टा के पास। तो पर्ल रिवर है एक, पर्ल का मतलब मोती, तो पर्ल रिवर डेल्टा उसके पास आपको देखने को मिलेगा हांगकांग, ओके। चलिए जी, सोनी स्कीम फेज 3, देखिए हमारे पास जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं कौन, विजय रूपानी, उन्होंने हमारे पास फेज 3 अनाउंस किया है सोनी स्कीम का। सोनी स्कीम क्या है, दैट इज सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। तो सौराष्ट्र हमारे पास गुजरात वाले एरिया को सौराष्ट्र रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर नर्मदा का पानी यूज़ करके मेजर डैम्स को फुलफिल किया जाएगा, नर्मदा के पानी को दूसरी जगहों पर डाइवर्ट किया जाएगा, ओके। बेसिकली यहाँ पर ये बात की जा रही है। देखो नर्मदा की बात करूँ स्टूडेंट, नर्मदा रिवर की, तो नर्मदा रिवर को कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है। और इसका जो पानी है वो कहाँ ड्रेन होता है, अरेबियन सी में। ये भारत की कुछ ऐसी नदियों में से है जो जिनकी ड्रेनेज कहाँ होती है, वेस्ट में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। देखिए अगर हम बात करें, भारत की 3 नदियाँ ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। उनके नाम याद रखेगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर एंड माही रिवर। आप नोट डाउन कर सकते हैं। 3 रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, मेजर रिवर। वैसे तो कई रिवर होंगी लेकिन बड़ी जो रिवर्स हैं वो कौन कौन है, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर एंड माही, MAHI, माही रिवर। ये हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ओके। चलिए अब क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एक अच्छा सा। हमारे पास नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है जो बहुत फेमस है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस डैम का नाम बताइए। नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में कौन सा बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, नर्मदा के ऊपर बहुत ही फेमस डैम बना हुआ है सरदार सरोवर डैम। और इसी सरदार सरोवर डैम के पास आपको देखने को मिलेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ओके, जो विश्व का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। नेक्स्ट हमारे पास डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन क्या होता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा। भारत में आपको देखने को मिलेगा कि बड़े ट्रक्स नहीं चलते, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो हमारे पास सामान की ढुलाई होती है वो कौन करता है, वो इंडियन रेलवेज करती है। तो यहाँ पर पहली बार डबल डेकर कंटेनर ट्रेन चलाई गई है भारत के अंदर। कहाँ पर चलाई गई है, आपने याद रखना है, गुजरात में। पालनपुर से बटोट स्टेशन गुजरात के अंदर ये ट्रेन चलाई गई। पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। अभी तक वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि डबल डेकर कंटेनर ट्रेन चलाई गई हो। तो एक और रिकॉर्ड इंडियन रेलवेज ने अपने नाम कर लिया। इंडियन रेलवेज के नाम कई सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम इंजन है। विश्व का सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम इंजन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, वो है फेरी क्वीन, ओके। और अगर हम बात करें, विनोद कुमार यादव इज द करंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत की पहली महिला रेलवे मिनिस्टर कौन थी। नेम द फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी स्टूडेंट, ममता बनर्जी। जी हाँ, ममता बनर्जी, ओके, फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर। नेक्स्ट, NHAI बिकेम कंप्लीटली या फुली डिजिटलाइज्ड।
NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में हाईवेज बनाने का काम करता है स्टूडेंट। तो पहली बार कोई ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फुली डिजिटलाइज हुई है, ओके। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? NHAI। तो NHAI के बारे में याद रखना कि एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1988 में। 1988 में ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी और इसके करंट चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू इज द करंट चेयरमैन ऑफ NHAI। नेक्स्ट स्टूडेंट, असम ऑयल वेल डिजास्टर। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, असम के जो भगजन फील्ड है, ओके, वहां पर आग देखने को मिली थी और बहुत भारी नुकसान इसके चलते हुआ। तो एक कमेटी बनाई गई है जो इस सब को स्टडी करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी। उस कमेटी को लीड कौन करेंगे? SCL दास, ओके, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट SCL दास इसको स्टडी करेंगे। देखिए, जब भी मैं बात करता हूं असम की, असम के अंदर आप याद रखेंगे पहली ऑयल रिफाइनरी लगी थी भारत की। क्वेश्चन याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, इंडिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी एस्टैब्लिश्ड इन दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ है? असम में। इंडिया फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी एस्टैब्लिश इन दिग्बोई, असम, इन 1901, 1901 में। आप सोच लीजिए कितना पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। सो असम हमारे पास कल्चरली रिच स्टेट है। और एक डांस फॉर्म आप याद रखेंगे, असम का बहुत ही फेमस डांस है बिहू, BIHU, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। फेमस डांस फॉर्म ऑफ असम बिहू, ओके। मध्य प्रदेश बिकेम द टॉप व्हीट प्रक्योरर। देखिए, प्रोड्यूसर नहीं, अभी मैंने प्रक्योरर कहा है। प्रक्योरर का मतलब जो खरीद होती है हमारे पास, जो स्टेट गवर्नमेंट किसानों से खरीद करती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पर पंजाब को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश ने ज़्यादा वीट की प्रक्योरमेंट की है। ये रिकॉर्ड आपको यहाँ पर जो फिगर्स हैं, ये टेबल के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो 2500 करोड़, ओके, 2500 करोड़ फॉर द फार्मर्स एज इट बिकेम द वर्ल्ड इंडियाज लार्जेस्ट वीट प्रक्योरर दिस ईयर। तो पंजाब को सरपास करके मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा वीट प्रक्योरर बना है। और इस बार ये भी हुआ है कि मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा वीट उगाई है, 30 मिलियन टन। तो आपने ये भी याद रखना है कि लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा हमारे पास, सॉरी लास्ट ईयर में, माय अपॉलॉजीज, लास्ट ईयर हमारे पास सबसे ज्यादा वीट हमारे पास प्रोडक्शन कौन से ईयर में, कौन से स्टेट में हुई है? सो दैट इज इन मध्य प्रदेश, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास। सो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है, RBI इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो पीपल कोऑपरेटिव बैंक पर हमारे पास क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। कानपुर का एक बैंक है, इसने RBI की गाइडलाइंस को सही से फॉलो नहीं किया था, तो यहाँ पर 6 महीने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगी है इसकी वीक फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो कामकाज करेगा, ये कोई फ्रेश लोन नहीं दे पाएगा और कोई भी हमारे पास डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो एक बहुत बड़े लेवल पर इसको यहाँ पर अपनी गलती का यहाँ पर एक नुकसान झेलना पड़ेगा। एक छोटा सा पॉइंट और आप, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि RBI ने रिसेंटली कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है, क्योंकि इसका भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। RBI ने रिसेंटली किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, RBI ने रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया था CKP कोऑपरेटिव बैंक का। CKP कोऑपरेटिव बैंक जो कि मुंबई बेस्ड एक कोऑपरेटिव बैंक था, उसका RBI ने लाइसेंस कैंसिल किया था। RBI के करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, ओके। याद रखेंगे, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और RBI के करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, ओके। स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। तो वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है हमारे पास, अगर हम बात करें यहाँ पर रतन लाल को, ओके, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, वर्ल्ड फूड प्राइज, ओके। ये सोयल को यहाँ पर एक तरह से नेक्स्ट लेवल पर सेंट्रिक अप्रोच यूज करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, इनको नॉर्मन बोरलैग अवार्ड भी मिला है 2005 में। ये नॉर्मन बोरलैग कौन है, ये आप याद रखना, ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में किसको जाना जाता है? नॉर्मन बोरलैग को। और भारत में MS स्वामीनाथन को, ओके। भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो वो है MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहा जाता है? हमारे पास नॉर्मन बोरलैग को। तो आपने याद रखना है, इस बार डॉक्टर रतन लाल को मिला है 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट, ओके। चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि हमारे पास वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है?
ओके याद रखेंगे स्टूडेंट, वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 ऑफ अक्टूबर को। 16 ऑफ अक्टूबर ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे। ओके, सो लास्ट न्यूज़ फॉर द डे हमारे पास, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया गया 12 जून को। तो ILO के कहने पर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम याद रखेंगे, प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर। लेकिन इसी दिन हमारे पास 12 जून को योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के CM हैं, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, बाल श्रमिक विद्या योजना, कि जो बच्चे अनाथ हैं और जो हमारे पास पढ़ नहीं रहे हैं, कि उनको भी हम किसी ना किसी तरह एजुकेट करें। तो उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाई गई है, दैट इज बाल श्रमिक विद्या योजना। तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ, बाल श्रमिक विद्या योजना भारत के किस राज्य ने स्टार्ट की है? सो दैट इज उत्तर प्रदेश, ऑन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, दैट इज 12 ऑफ जून। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।